देखेंगे रैपिड टेस्ट नंबर 5 हिंदी के लिए। पहला क्वेश्चन है, अवहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है, हमको ये बताना है। तो अवहट्ट जो है वो अपभ्रष्ट शब्द का एक विकृत रूप होता है। इसे अपभ्रंश या फिर परिवर्ती अपभ्रंश भी कह सकते हैं। अगर हम अवहट्ट की बात करें तो ये जो है वो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी जो ग्रामीण अपभ्रंश होते हैं इनके बीच की कड़ी मानी जाती है इसे। तो अवहट्ट से क्या तात्पर्य है, आपको ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण अपभ्रंश। फिर देखते हैं अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है। तो अपभ्रंश का जो परिवर्ती रूप है उसको अवहट्ट नाम दिया गया है, और अवहट्ट में जो शिक्षा शब्द है उसके लिए ऑप्शन सी जो शिक्षा लिखा है वह उसका रूप देखने को मिलता है। फिर देखते हैं अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है, किसे माना गया है, हमको ये बताना है। तो अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के जो प्रथम कवि हैं उनका नाम शरहपाद है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राहुल सांकृत्यानंद थे, उन्होंने 7वीं शताब्दी ईस्वी में शरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना था। साथ ही साथ कुछ और जो विद्वान थे उन्होंने भी किसी कवियों को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना था। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार जो शालीभद्र सूरी थे उनको इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना था। वहीं राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया था। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालीभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि थे। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। उसके बाद देखते हैं सिद्धों का प्रथम कवि किसे माना गया है, हमको ये बताना है। तो जो शरहपाद थे उन्हें सिद्धों का प्रथम कवि माना गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं शरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसके द्वारा माना गया है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित राहुल सांकृत्यानन के द्वारा। उसके बाद है राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शरहपाद को। फिर देखते हैं हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, शरहपाद है। नेक्स्ट देखते हैं स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसके द्वारा माना गया है ये बताना है। तो अभी हमने जाना कि राजकुमार वर्मा जो थे उन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना था। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं सहजयान के प्रवर्तक हैं, सहजयान के प्रवर्तक कौन थे। तो जो शरहपाद जी थे वो उनकी अगर हम बात करें तो वो बौद्ध धर्म का जो वज्रयान था और सहजयान था उन दोनों के ही ये प्रवर्तक थे, तथा ये 84 सिद्ध में से एक थे। तो आपको पूछा गया है कि सहजयान का प्रवर्तक कौन है। अगर वज्रयान का पूछा जाएगा तो भी शरहपाद ही आएंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में ये मत दिया था कि जो पुरानी हिंदी है उसी को ही इन्होंने प्राकृतिक भाषा हिंदी को ही अपभ्रंश कहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है। तो जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उनका मत ये था कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का जो काल है उसे हिंदी का आदिकाल उन्होंने कहा था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर देखते हैं पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था। पुरानी हिंदी जो है वो नामकरण किसने किया था। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे उन्होंने
स्पष्ट रूप से यह घोषणा की थी कि जो उत्तर अपभ्रंश है वही पुरानी हिंदी है। तो इनका नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। फिर देखते हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया था। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार राजा मुंज जो थे उन्होंने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा मुंज। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, जो कि एक सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। स्वयंभू जो हैं उनकी एक फेमस कृति है जो कि है पौम चारियू। इसमें टोटल 5 खंड और 83 संधियाँ हैं, जो कि एक महान महाकाव्य है। ठीक है, इसलिए जो स्वयंभू हैं उनको अपभ्रंश का वाल्मीकि या अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वयंभू को। फिर है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। तो अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि थे वो स्वयंभू थे, ऑप्शन बी। स्वयंभू की कृति का क्या नाम है। तो जो स्वयंभू की सबसे फेमस कृति थी उसका नाम पौम चरियू है, जो कि हमने पहले भी देखा। इसमें टोटल 5 कांड है। अगर इन कांड की हम बात करें तो इसमें जो है विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड शामिल हैं इन 5 कांडों में। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि स्वयंभू की कृति का क्या नाम है, सिर्फ नाम पूछा है, तो पय्युम चरियू इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं कि पय्युम चरियू किसकी रचना है। तो ये जो है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये स्वयंभू की रचना है। उसके बाद आपको पूछा गया है कि इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। किस ग्रंथ में लिखा है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पौम चरियू, जो कि स्वयंभू कृत एक चरित काव्य है, जो कि 5 खंडों में विभक्त हैं। अभी हमने जाना कि वो कौन से 5 जो कांड है उसमें विभक्त है। वो एक होता है विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। ये जो है वो स्वयंभू की एक कृति है, जिसमें स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन किया है इस काव्य में। और इस ग्रंथ में ही उन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पौम चरियू। थैंक यू।